हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले मैं दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ उन सभी भाइयों का जिन्होंने मुझे यूट्यूब पर इतना सपोर्ट किया है। सच में भाइयों, आपका प्यार और सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आप लोग इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। पिछली जिंदगी में जब मेरी पत्नी सू वान वान बिजली के खंभे से गिरने वाली थी, तब मैंने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचा लिया था। वह तो बच गई, लेकिन मैं बुरी तरह घायल हो गया और मेरा दायां हाथ टूट गया। बाद में लोगों की बातों और एहसान के दबाव में आकर सू वान वान ने मुझसे शादी कर ली, लेकिन उसने मुझे कभी प्यार नहीं किया। उसके दिल में आज भी उसका पहला प्यार बसा हुआ था। एक दिन नशे में उसने सच बोल दिया। उसने कहा कि अगर उसे पता होता कि उसे पूरी जिंदगी मेरे साथ रहना पड़ेगा तो उस दिन गिरकर मर जाना ही बेहतर था। मुझे तब पता चला कि इतने सालों से वह अपने पुराने प्यार को नहीं भूली थी। यहाँ तक कि उसने हमारे बच्चों को भी अपनी प्रेम कहानी सुनाकर मेरे खिलाफ कर दिया था। बच्चों को भी लगता था कि मैंने उनकी माँ की जिंदगी बर्बाद कर दी। आखिर में उन्होंने मुझे एक सुनसान वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, जहाँ अकेलेपन में मेरी मौत हो गई। लेकिन किस्मत ने मुझे दूसरा मौका दिया। जब मैंने आंखें खोली तो मैं उसी दिन वापस आ चुका था जिस दिन सू वान वान बिजली के खंभे पर काम करने छड़ी थी। उस दिन सब लोग उसे सावधानी से काम करने की सलाह दे रहे थे। सू वान वान सुरक्षा बेल्ट लगाकर धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही थी। ये नजारा देखते ही मुझे पिछली जिंदगी की सारी बातें याद आ गईं। मैंने अपनी मुट्ठी कसते हुए मन ही मन कहा, सू वान वान, इस बार मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। तभी अचानक सू वान वान ऊपर से वापस नीचे उतर आई। उसने बताया कि उसके सुरक्षा उपकरण पुराने हो चुके हैं और उसे डर था कि कहीं वे टूट ना जाए। लेकिन इतना कहने के बाद उसने मेरी तरफ देखकर ताना मारा, वरना फिर किसी का फायदा हो जाता। उसकी बात सुनकर मैं समझ गया कि शायद वह भी पिछले जन्म की यादों के साथ वापस आई है। आखिर पिछली जिंदगी में उसकी जान बचाने वाला मैं था, लेकिन उसके हिसाब से मैंने उसके बचाने का फायदा उठाकर उससे शादी की। मैंने उसकी तरफ देखा और ठंडे अंदाज में कहा, तो फिर उम्मीद करो कि आगे कोई दिक्कत ना आए। इतना कहकर मैं वहां से जाने लगा। सू वान वान ने तुरंत मुझे रोक लिया और बोली, निंग यांग, तुम कहाँ जा रहे हो? नीचे रहो, अगर मैं गिर गई तो तुम मुझे बचा सकते हो। उसका ये हक़्क़त जताने वाला अंदाज देखकर मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, यहाँ इतने लोग मौजूद हैं, अगर तुम सच में गिर गई तो कोई ना कोई तुम्हें बचा लेगा। क्या तुम अब भी चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दांव पर लगा दूं? मेरी बात सुनकर आसपास के लोग हंसने लगे और उसे वापस ऊपर जाकर काम करने के लिए कहने लगे। सू वान वान हमेशा लोगों के सम्मान की आदी थी, इसलिए सबके सामने इस तरह मजाक उड़ाए जाने से उसका चेहरा गुस्से और अपमान से भर गया। मेरी बात सुनकर सू वान वान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने दांत पीसते हुए मुझे धमकी दी, ठीक है निंग यांग, अगर तुम अभी चले गए तो इस जन्म में दोबारा मेरे पास मदद मांगने मत आना। लेकिन मैंने उसकी बात को पूरी तरह अनसुना कर दिया और बिना पीछे देखे वहां से निकल गया। सू वान वान के पास गुस्सा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए आखिरकार लोगों के दबाव में उसे दोबारा बिजली के खंभे पर चढ़ना ही पड़ा। उधर मैं सीधे जिले के पोस्ट ऑफिस पहुंच गया। पिछली जिंदगी में सू वान वान को बचाने के बाद मैं 7 दिनों तक बेहोश रहा था और उसके बाद काफी समय अस्पताल में इलाज चलता रहा। इसी वजह से मैं अपनी कॉलेज की एडमिशन वाली चिट्ठी लेने समय पर नहीं पहुंच पाया था और मेरा एडमिशन का मौका ही निकल गया था। उसके बाद मुझे बिजली विभाग में एक अस्थायी कर्मचारी की नौकरी करनी पड़ी। वहां सू वान वान अक्सर मेरा मजाक उड़ाती थी, जबकि उसका भाई सुहाव कॉलेज से पढ़ाई पूरी करके वापस आया और कुछ ही समय में बिजली विभाग में अपनी जगह बना ली। दोनों अक्सर साथ दिखाई देते थे। पिछली जिंदगी में जब मैंने इस बात पर सू वान वान से झगड़ा किया था तो उसने मुझे ताना मारते हुए कहा था, अगर मेरी वजह से तुम्हें ये अस्थायी नौकरी नहीं मिली होती तो तुम यहाँ भी काम नहीं कर पाते और तुम खुद की तुलना सुहाव से करना चाहते हो, तुम उसके बराबर भी नहीं हो। उसी दिन मुझे समझ आ गया था कि सू वान वान ने सुहाव को कभी अपने दिल से निकाला ही नहीं था। लेकिन इस बार कहानी अलग थी। मैं सीधे पोस्ट ऑफिस पहुंचा और अपना नाम बताया। वहां के अधिकारी ने मुझे देखते ही खुशी से कहा, इस बार हमारे इलाके से सिर्फ तुम ही कॉलेज में चुने गए हो, तुमने हमारा नाम रोशन कर दिया। उन्होंने मुझे बहुत सम्मान के साथ मेरी एडमिशन चिट्ठी दी और विदा किया। हालांकि मेरे मन में एक सवाल जरूर आया कि पिछली जिंदगी में सुहाव भी तो कॉलेज गया था, फिर इस बार सिर्फ मैं ही कॉलेज में चुना गया कैसे? लेकिन मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और खुशखबरी सुनाने सीधे घर चला गया। घर पहुंचकर जैसे ही मैंने अपने माता पिता को बताया कि मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया है, मेरी माँ खुशी से झूम उठी। उन्होंने उसी दिन ढेर सारा अच्छा खाना बनाया और गली के पड़ोसियों को भी दावत पर बुला लिया। सू वान वान का घर भी हमारी गली में ही था और दोनों घरों के बीच मुश्किल से 20 मीटर की दूरी थी। कुछ देर बाद सू वान वान अपने काम के कपड़ों में घर लौटी। उसके हाथ पर गहरा कट लगा था और उससे अभी भी खून निकल रहा था। मेरी माँ ने उसका जख्म देखा तो तुरंत मुझे घर से दवा और खून रोकने वाली जड़ी बूटी लाने के लिए कहा। मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता था, लेकिन माँ की सख्त नजर देखकर मुझे मजबूरी में दवा लेकर सू वान वान के पास जाना पड़ा। सू वान वान ने मुझे देखते ही कुछ उलझन भरे अंदाज में पूछा, सुना है तुम कॉलेज में पास हो गए हो, तुम्हें एडमिशन की चिट्ठी भी मिल गई? मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सिर हिला दिया। लेकिन अगले ही पल उसने ऊंची आवाज में आदेश दिया, तुम कॉलेज नहीं जाओगे, इस मौके को छोड़ दो। उसकी बात
सुनकर मैं कुछ देर तक उसे ऐसे देखता रहा जैसे वह कोई बहुत अजीब बात कर रही हो। शायद उसे अभी भी लगता था कि मैं पिछली जिंदगी की तरह उसकी हर बात चुपचाप मान लूंगा। मैंने व्यंग्य से पूछा, मैं कॉलेज क्यों नहीं जाऊंगा? इतनी मेहनत के बाद मुझे ये मौका मिला है, फिर मैं इसे क्यों छोड़ दूं? तब सुवानवान ने असली वजह बताई। उसने कहा, क्योंकि ये मौका सुहाव के लिए बहुत जरूरी है। अगर तुम कॉलेज की सीट छोड़ दोगे तो उस जगह सुहाव को मौका मिल सकता है। ये सुनते ही मेरे अंदर गुस्सा भर गया। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। जिंदगी में भी इसी औरत की वजह से मैंने कॉलेज जाने का मौका खो दिया था, और अब दोबारा जन्म लेने के बाद भी वह चाहती थी कि मैं अपनी जिंदगी का इतना बड़ा मौका उसके भाई के लिए छोड़ दूं। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला था। मैंने साफ कह दिया, सपना देखना भी मत। इस बार मैं अपना मौका किसी के लिए नहीं छोड़ूंगा। सुवानवान का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने कहा, मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, तुम्हें आदेश दे रही हूँ। फिर उसने धमकी देते हुए कहा, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो इस जन्म में भी मैं तुमसे शादी करने के बारे में सोच सकती हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे खिलाफ गए तो पिछली जिंदगी के पति पत्नी वाले रिश्ते का भी कोई लिहाज मत रखना। उसकी बात सुनकर मुझे पिछली जिंदगी के पूरे 40 साल याद आ गए। मैंने उसके लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी, लेकिन उसके लिए उन 40 सालों की कोई कीमत नहीं थी। उसकी दुनिया में आज भी सिर्फ सुहाव था। मैंने बिना किसी झिझक के कहा, तुम चिंता मत करो, इस जन्म में अगर मुझे पूरी जिंदगी अकेला रहना पड़े तब भी मैं तुमसे दोबारा शादी नहीं करूंगा। इतना कहकर मैं वहां से चला गया। मेरी बात सुनते ही सुवानवांग गुस्से से बेकाबू हो गई और उसने पीछे रखी कुर्सी पर जोर से लात मार दी। सुवानवांग गुस्से में मुझे धमकी देते हुए बोली, ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही घमंड है तो आगे कभी मेरे पास मदद मांगने मत आना। लेकिन मैंने उसकी बात को दिल पर नहीं लिया। पिछली जिंदगी में मैं 40 साल तक उसी के पीछे अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर चुका था। इस बार मैं वही गलती दोहराने वाला नहीं था। उस दिन के बाद काफी समय तक मेरी मुलाकात सुवानवान से नहीं हुई। मुझे लगा था कि शायद उसने मुझे कॉलेज जाने से रोकने का विचार छोड़ दिया है, लेकिन असल में वह चुपचाप मेरे खिलाफ एक बड़ी चाल चल रही थी। मुझे उसकी साजिश का पता तब चला जब मैं अपनी माँ के लिए जड़ी बूटियां पोस्ट करने पोस्ट ऑफिस गया। मैंने देखा कि सुहाव और सुवानवान अभी अभी पोस्ट ऑफिस से बाहर निकले थे। सुहाव ने अचानक सुवानवान को गले लगा लिया और भावुक होकर बोला, वानवान, तुम्हारी वजह से ही मैं कॉलेज जा पाऊंगा, वरना इस बार मेरा कॉलेज का सपना हमेशा के लिए खत्म हो जाता। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं सोचने लगा, कॉलेज में दाखिले की सीट तो मेरी थी, फिर सुहाव किस कॉलेज की बात कर रहा था। तभी मैंने सुवानवान को कहते सुना, तुम चिंता मत करो, जब तक मैं हूं मैं तुम्हें कॉलेज जरूर भेजूंगी। सुहाव ने मुस्कुराकर पूछा, लेकिन निंग यांग तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं करेगा? सुवानवान ने बेपरवाही से कहा, वह मुझसे झगड़ा करने की हिम्मत नहीं करेगा। थोड़ा बहुत फायदा दे दो तो वह कई दिनों तक खुश रहता है, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं उससे शादी भी कर लूंगी। इसके बाद उसने सुहाव को भरोसा दिलाया, लेकिन तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती। मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार तुम ही हो। अगर मुझे निंग यांग से शादी भी करनी पड़ी तो मैं किसी तरह उससे तलाक ले लूंगी। तुम कॉलेज खत्म करके वापस आ जाना, फिर हम साथ रहेंगे। ये बातें सुनकर सुहाव बेहद खुश हो गया और दोनों एक दूसरे को गले लगाकर वहां से चले गए। मैं पास की गली में छिपकर उनकी पूरी बात सुन रहा था। मेरी आंखें अपने आप बंद हो गईं। पिछली जिंदगी में मैंने सुवानवान को 40 साल तक अपना सब कुछ माना था, लेकिन उसके लिए मेरे प्यार की कोई कीमत नहीं थी। वह सिर्फ सुहाव को कॉलेज भेजने के लिए मुझसे शादी करने तक को तैयार थी। दोनों के जाने के बाद मैं तुरंत पोस्ट ऑफिस के अंदर गया और सच्चाई जानने की कोशिश की। वहां मौजूद कर्मचारियों ने मुझे देखते ही अफसोस से कहा, निंग, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका था, तुमने कॉलेज में दाखिला क्यों छोड़ दिया? मैं हैरान रह गया और बोला, मैंने दाखिला छोड़ा ही नहीं, मैं तो कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा हूँ। तब एक कर्मचारी ने बताया, अभी अभी कोई तुम्हारी पहचान से जुड़े दस्तावेज लेकर आया था। उसने कहा कि पारिवारिक कारणों से तुम कॉलेज नहीं जाना चाहते। उसने तुम्हारा एडमिशन रद्द करने की प्रक्रिया करवा दी और तुम्हारी जगह किसी और के लिए भेजे जाने वाले कागज भी वापस करवा दिए। ये सुनते ही मुझे सुवानवान की पूरी चाल समझ आ गई। पिछली जिंदगी में वह मेरी पत्नी थी, इसलिए उसे मेरी निजी जानकारी और पहचान से जुड़ी चीजों की जानकारी थी। उसने मेरे नाम पर नकली दस्तावेज तैयार करवाकर ये दिखाने की कोशिश की थी कि मैंने खुद कॉलेज जाने से इनकार कर दिया है। उसकी योजना साफ थी। पहले वह मेरा कॉलेज एडमिशन रद्द करवाती, फिर अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके मेरी खाली हुई सीट पर सुहाव को दाखिला दिलवा देती। मैं घबराकर पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी से बोला, वो कागज अभी भेजिए मत, मुझे कॉलेज जाना है। मैंने किसी को अपनी तरफ से एडमिशन छोड़ने की अनुमति नहीं दी है। मेरे असली दस्तावेज तो मेरे घर पर हैं, इसलिए जो कागज यहाँ आए हैं वो नकली हैं। जब कर्मचारियों को पता चला कि किसी ने सरकारी दस्तावेजों की जालसाजी की है तो वे भी घबरा गए। उन्होंने तुरंत उस डाक को रोकने की कोशिश की और पुलिस को इसकी जानकारी दे दी। कुछ ही देर बाद मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा, जहां मेरी नजर सुवानवान और सुहाव पर पड़ी। दोनों को पुलिस वापस लेकर आई थी और सुहाव का चेहरा डर के मारे बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। मुझे देखते ही सुवानवांग गुस्से में मेरे पास आई और बोली, निंग यांग, तुम्हें शर्म नहीं आती? सुहाव ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम उसे झूठे केस में फंसाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मैंने उसे देखकर ठंडी हंसी हंसी। अब मैं पूरी तरह समझ चुका था कि सुहाव को कॉलेज भेजने के लिए सुवानवांग किस हद तक जा सकती है। मैंने शांत होकर कहा, वो सच में दोषी है या नहीं, इसका फैसला मैं नहीं करूंगा, पुलिस करेगी। अब तुम चाहे जितना सफाई दो, इससे तुम्हारी घबराहट और सच्चाई नहीं बदल जाएगी।
मैंने सु वाणवान की तरफ देखकर साफ कहा, मुझे बेवकूफ समझने की गलती मत करना। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखों में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। जब उसने देखा कि सुहाव को पुलिस पूछताछ के लिए ले जा रही है तो उसने तुरंत मेरे साथ पुराने रिश्ते का सहारा लेना शुरू कर दिया। वह बोली, निंग यांग, जो हुआ उसे हम आपस में बैठकर सुलझा सकते हैं, इतनी बड़ी बात बनाने की जरूरत क्या है। मैंने गुस्से में जवाब दिया, तुमने मेरा नकली हुक्का यानी परिवार का सरकारी रिकॉर्ड बनवाया और मेरी अनुमति के बिना मेरे कॉलेज का एडमिशन रद्द करवाने की कोशिश की। तब तुमने मुझसे बात करने की जरूरत क्यों नहीं समझी? अब जब तुम्हारी चाल पकड़ी गई है तो तुम्हें मामला बड़ा लग रहा है। इतने में 2 पुलिसकर्मी उसके पास आए और उसे पकड़कर ले जाने लगे। तभी सु वाणवान अचानक पलटी और मुझसे पूछा, निंग यांग, तुम्हें ये सब कब पता चला? मैंने उसे ठंडी नजरों से देखा और कहा, अगर संयोग से मुझे तुम्हारी साजिश का पता नहीं चलता तो इस बार भी मेरा कॉलेज जाने का सपना तुम बर्बाद कर देती। कहते हैं इंसान चाहे कितनी भी कोशिश करे उसकी करतूत एक दिन सामने आ ही जाती है। सु वाणवान, मुझे अब तुमसे प्यार करने पर ही पछतावा होता है। सच कहूं तो तुम्हें देखकर मुझे घिन आती है। मेरी बात सुनकर वह कुछ पल के लिए बिल्कुल सुन्न पड़ गई और फिर पुलिस उसे वहां से ले गई। कुछ समय बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच पूरी कर ली। हैरानी की बात यह थी कि सु वाणवान ने खुद को इस मामले से काफी हद तक बचा लिया था। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी सु हाओ बना क्योंकि नकली हुक्का और दस्तावेज पर लिखी सारी जानकारी उसी की लिखावट में मिली थी। सरकारी दस्तावेजों की जालसाजी के मामले में सु हाओ को 4 साल की जेल की सजा हो गई। फैसला सुनने के बाद भी मुझे अपने कॉलेज को लेकर चिंता थी। मैंने पुलिस से पूछा, इस मामले की वजह से मेरा कॉलेज में एडमिशन तो नहीं रुकेगा? पुलिसकर्मी ने मुझे भरोसा दिलाया, निंग यांग, तुम चिंता मत करो, हम पूरी सच्चाई कॉलेज प्रशासन को बताएंगे। तुम्हारी पढ़ाई पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ये सुनकर आखिरकार मुझे राहत मिली और मैं घर जाने के लिए निकल पड़ा। लेकिन गली के पास पहुंचते ही किसी ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे खींचकर सुनसान कोने में ले गया। वहां अंधेरी रोशनी में मैंने देखा कि वो सु वाणवान थी। उसके चेहरे पर अभी भी गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वह चिल्लाकर बोली, निंग यांग, तुमने पुलिस को क्यों बुलाया? तुम्हें पता है तुमने क्या कर दिया? अब सु हाओ के रिकॉर्ड में अपराध दर्ज हो गया है। उसकी पढ़ाई और भविष्य सब बर्बाद हो गए। शायद अब वह कभी कॉलेज भी नहीं जा पाएगा। उसकी बात सुनकर मेरा गुस्सा फूट पड़ा। मैंने उसका हाथ झटक दिया और कहा, कॉलेज नहीं जा पाएगा? ये सब तुम लोगों ने खुद किया है। मेरे नकली दस्तावेज बनाकर मेरा एडमिशन छीनने की कोशिश किसने की थी? फिर मैंने सीधे पूछा, मेरे हुक्कों की सारी जानकारी सु हाओ को किसने दी थी? तुमने ही दी थी ना? पिछली जिंदगी में भी तुम्हारी वजह से मैंने कॉलेज जाने का मौका खोया था और इस जन्म में भी तुम वही करने चली थी। क्या तुम्हें लगा कि मैं फिर से चुपचाप सब सह लूंगा? मेरी बातें सुनकर सु वाणवान एकदम शांत हो गई। उसे समझ आ गया था कि मुझे उसकी पूरी साजिश का पता चल चुका है। कुछ देर बाद उसने अपने लाल पड़े गाल को छुआ और अचानक उसका रवैया बदल गया। अब वह गुस्से की जगह नरम आवाज में मुझे समझाने लगी। वह बोली, निंग यांग, कॉलेज जाना आसान नहीं होता। पिछली जिंदगी में तुमने कॉलेज नहीं किया, फिर भी हमने पूरी जिंदगी साथ बिताई। तुम्हारे पास कम से कम मैं तो थी, लेकिन सु हाओ अकेला है। अब अगर उसका कॉलेज जाने का रास्ता बंद हो गया तो उसका भविष्य क्या होगा? उसकी ये बात सुनकर मुझे गुस्सा भी आया और हंसी भी। मैंने कहा, तो फिर तुम सु हाओ से शादी कर लो। अब उसका कॉलेज जाने का रास्ता बंद हो चुका है, यानी तुम्हारे पास उसे अपने पास रखने का इससे अच्छा मौका और क्या होगा? आखिर तुम्हारे पास जाने के लिए उसके अलावा कोई और रास्ता भी तो नहीं है। मेरी बात सुनते ही उसकी आंखों में एक पल के लिए खुशी की चमक दिखाई दी, लेकिन उसने तुरंत गुस्से का नाटक करते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं किसी और आदमी से शादी कैसे कर सकती हूँ? तुम मुझे इतने सालों से जानते हो फिर भी ऐसा बोल रहे हो? फिर उसने नरम आवाज में कहा, तुम चिंता मत करो, पिछली जिंदगी में हम पूरी उम्र पति पत्नी रहे हैं, इसलिए इस जन्म में भी मैं तुमसे ही शादी करूंगी। मैं उसकी बात सुनकर ठंडी हंसी हंसा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सु वाणवान, अब ये नाटक बंद करो। क्या ये वही नहीं है जो तुम हमेशा से चाहती थी? तो इस बार मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। मैंने सु वाणवान की तरफ देखा और साफ कहा, तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए था, लेकिन तुम अब भी मुझसे शादी करने का सपना देख रही हो। ये सपना देखना बंद करो। इतना कहकर मैं उसके हैरान चेहरे की परवाह किए बिना वहां से चला गया। मेरी बात सुनकर सु वाणवान कुछ देर तक वहीं खड़ी रही। उसका गला सूख गया था और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं सच में उसे छोड़कर जा चुका हूँ। अगली सुबह सु हाओ द्वारा नकली हुक्का बनवाने की पूरी घटना स्थानीय अखबार में छप गई। खबर में पूरी सच्चाई लिखी थी कि कैसे मेरे कॉलेज के एडमिशन को रद्द करवाकर मेरी जगह सु हाओ को कॉलेज भेजने की कोशिश की गई थी। मैं उस इलाके का अकेला कॉलेज में चुना गया छात्र था, इसलिए खबर फैलते ही लोगों को मेरे साथ हुई नाइंसाफी का पता चल गया। पड़ोसी तक सु हाओ और उसके साथ देने वालों के खिलाफ बातें करने लगे। लोग कहने लगे, 4 साल की सजा तो कम है, निंग यांग के साथ इतना बड़ा धोखा किया है, इसे और कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी, और जिसने उसका साथ दिया उसे सिर्फ जुर्माना लगाकर छोड़ना भी सही नहीं है। उधर मैं अपने घर के छोटे से क्लिनिक में माता पिता की मदद कर रहा था, तभी सु वाणवान वहां आ गई। मेरी माँ ने उसे देखते ही कहा, अरे वाणवान, आज यहाँ कैसे आना हुआ? निंग यांग से मिलने आई हो क्या? हमारा निंग यांग बहुत सीधा है, इसी वजह से लोग उसका फायदा उठा लेते हैं। तुम तो बचपन से उसकी दोस्त हो, तुम्हें उसके
साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सु वानवान ने शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लिया। कुछ देर बाद उसने धीमी आवाज में कहा, इस बार गलती मेरी थी, आगे से मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। वह मुझे इतना महत्व देता है तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करना मेरी जिम्मेदारी है। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि मैं तुरंत उसके पास गया और उसे क्लिनिक से बाहर खींच कर ले आया। मैंने गुस्से में कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ? अगर तुमने फिर मेरे बारे में इस तरह की बातें की तो मैं तुम्हारे खिलाफ बदनामी का केस कर दूंगा। फिर मैंने साफ कहा, और ये मेरा घर है, मैं यहाँ तुम्हें नहीं देखना चाहता, जितना हो सके मुझसे दूर रहो। सु वानवान मुझे अविश्वास से देखने लगी। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैं उससे इतनी दूरी बना सकता हूँ। उसने पूछा, निंग यांग, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? तुम मुझे पसंद नहीं कर सकते? क्या तुम भूल गए कि पिछली जिंदगी में हम पूरी जिंदगी पति पत्नी थे? फिर उसने भावुक होकर कहा, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे तो उस दिन अपनी जान की परवाह किए बिना मुझे बचाने के लिए खुद को मेरे नीचे क्यों फेंका था? उसकी बातें सुनकर मेरे अंदर पिछली जिंदगी की सारी कड़वी यादें फिर से जाग गईं। हाँ, वह जानती थी कि मैंने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी, लेकिन उसने मेरे साथ बदले में क्या किया था? मैंने शांत होकर कहा, सु वानवान, अगर तुम आज सिर्फ ये बातें करने आई हो तो अब तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर मैंने साफ शब्दों में कहा, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो ये तुम्हारी समस्या है, लेकिन इस जन्म में मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है। मेरी जिंदगी में दोबारा दखल मत देना। मेरी बात सुनकर सु वानवान की आंखें फैल गईं। वह मेरे चेहरे को गौर से देखने लगी, जैसे मेरे शब्दों में झूठ ढूंढ रही हो। लेकिन मैं बिना उसकी तरफ दोबारा देखे वापस क्लिनिक के अंदर चला गया। तभी शायद पहली बार उसे यकीन हुआ कि मैं सच में उससे रिश्ता खत्म कर चुका हूँ। वह घबराकर चिल्लाई, नहीं निंग यांग, तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? तुमने कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वह मेरे पीछे क्लिनिक में आने लगी, लेकिन मैंने पहले ही दरवाजा बंद कर दिया था। सु वानवान ने गुस्से में दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। अंदर से मैंने चेतावनी दी, अगर तुमने दरवाजा पीटना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दूंगा। पुलिस की बात सुनकर आखिरकार वह पीछे हट गई, लेकिन जाते जाते उसने गुस्से में कहा, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। लेकिन इस बार उसकी बातों का मुंह पर कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद मेरी जिंदगी धीरे धीरे शांत होने लगी। मैं रोज अपने परिवार के क्लिनिक में काम करता और अपने आने वाले कॉलेज के दिनों की तैयारी करता। पिछली जिंदगी की तरह अब मेरी जिंदगी सु वानवान के इर्द गिर्द नहीं घूम रही थी। एक दिन मैं क्लिनिक में एक मरीज के लिए सर्दी की दवा लेने गया था। तभी बाहर सु वानवान खड़ी दिखाई दी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और हाथ में गर्मा गर्म लाल बीन्स के बन का पैकेट था। इसके बाद कई दिनों तक वह रोज समय पर क्लिनिक आने लगी और हर बार मेरे लिए वही लाल बीन्स का बन लेकर आती। एक दिन उसने मुस्कुराकर कहा, निंग यांग, तुम्हारे लिए नाश्ता लाई हूँ, तुम्हें ये बहुत पसंद है। मैंने कुछ देर तक उसे चुपचाप देखा। मेरी नजरों से परेशान होकर उसने पूछा, क्या हुआ? मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? मैंने ठंडी हंसी के साथ कहा, सु वानवान, क्या तुम्हें पता भी है कि मुझे लाल बीन्स से एलर्जी है? वह तुरंत चुप हो गई। मैंने कहा, इतने सालों से मेरे साथ रहने के बाद भी तुम्हें मेरी इतनी छोटी सी बात तक नहीं पता? तुम्हें शर्म नहीं आती? फिर मैंने उस बन की तरफ देखकर कहा, शायद तुम्हें याद रखने में गलती हुई है। लाल बीन्स का बन पसंद तो सुहाव को था। मेरी बात सुनते ही सु वानवान का चेहरा उतर गया। उसे शायद पहली बार एहसास हुआ कि वह मुझे कभी समझ ही नहीं पाई थी। उसे मेरी पसंद नापसंद पता ही नहीं थी, क्योंकि उसने कभी सच में मेरी परवाह नहीं की थी। वह धीमी आवाज में बोली, निंग यांग, मुझे माफ कर दो। पहले मैं बहुत नासमझ थी, लेकिन तुम मुझ पर भरोसा करो, अब से मैं सब बदल दूंगी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस ठंडी हंसी हंसकर उसके हाथ से वो बन लिया और उसकी तरफ वापस फेंकते हुए कहा, अपना सामान लेकर यहाँ से चली जाओ। पूरे क्लिनिक में मौजूद लोगों की नजरें हम दोनों पर टिक गईं। सु वानवान को सबके सामने बहुत शर्मिंदगी हुई और वह चुपचाप वहां से चली गई। उस दिन के बाद उसने रोज क्लिनिक आकर मुझे परेशान करना बंद कर दिया। कुछ ही दिनों बाद आखिरकार मेरे कॉलेज जाने का दिन आ गया। मैंने सुबह जल्दी तैयारी की और स्टेशन पहुंच गया। ट्रेन आने ही वाली थी कि अचानक सु वानवान दौड़ती हुई मेरे पास पहुंची। उसने हाथ में एक लिफाफा पकड़ रखा था और बोली, निंग यांग, सुना है कॉलेज में पढ़ाई बहुत मुश्किल होती है। इसमें मेरे जमा किए हुए पैसे हैं। वैसे भी आगे चलकर ये पैसे तुम्हें ही देने थे, इसलिए अभी रख लो। कॉलेज में तुम्हारा खर्च थोड़ा आसान हो जाएगा। उसकी आवाज में इस बार सच में बेचैनी थी। मैंने पैसे लेने से इनकार कर दिया, लेकिन वह जबरदस्ती लिफाफा मेरे हाथ में देने लगी। उसे देखकर मुझे पिछली जिंदगी याद आ गई। उस समय वह हर महीने सुहाव को पैसे भेजती थी ताकि वह आराम से कॉलेज में पढ़ सके। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, तुमने सुहाव को भी इसी तरह पैसे भेजे थे ना? मेरी बात सुनते ही उसके हाथ रुक गए और चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। मैंने लिफाफा वापस उसकी तरफ धकेलते हुए कहा, मैं सुहाव नहीं हूं और न ही कभी उसकी जगह ले सकता हूं। ये पैसे तुम जेल में बैठे सुहाव के लिए बचा कर रखो, अभी शायद उसे इनकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। मेरी बात सुनकर सु वानवान का चेहरा डर और बेचैनी से भर गया। मैं बिना रुके ट्रेन की तरफ चला गया। पीछे से उसने आवाज लगाई, निंग यांग, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगी कि मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन इस बार उसकी बातों से मुझे जरा भी खुशी नहीं हुई। मुझे सिर्फ उसकी कोशिशें अजीब और बेकार लग रही थी। मैं कॉलेज पहुंच गया और अपनी पढ़ाई पूरी करने में लग गया। अगले 4 सालों तक मैंने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर रखा और इस दौरान घर तक वापस नहीं गया। झाओ दानदान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं निंग यांग की मंगेतर हूँ। सु वानवान ये सुनकर पूरी तरह सदमे में आ गई। उसने कुछ देर तक झाओ दानदान को देखा और मुश्किल से बोल पाई, ये हो ही नहीं सकता। निंग यांग की मंगेतर कैसे हो सकती है?
मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। उसे पता होना भी कैसे था? झाओ दानदान मुझसे 1 साल सीनियर थी और कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही शिक्षकों की मौजूदगी में हमारे परिवारों ने शादी का रिश्ता तय किया था। मैंने उसकी तरफ देखे बिना ठंडे अंदाज में कहा, अब पता चल गया है तो देर नहीं हुई, हमारी शादी होगी तब तुम्हें भी निमंत्रण भेज देंगे। मेरी बात सुनते ही सुवानवान के अंदर का डर बाहर आ गया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और गिड़गिड़ाते हुए बोली, निंगयांग ऐसा मत करो, तुमने मेरे लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी, तुम मुझसे इतना प्यार करते थे, फिर किसी दूसरी लड़की से शादी कैसे कर सकते हो? क्या उसने तुम्हें मजबूर किया है? अगर ऐसा है तो मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें उससे बचा लूंगी। उसकी बातें सुनकर मुझे सिर्फ हंसी आई। मैंने व्यंग्य से कहा, सुवानवान अब भी मेरे सामने ये प्यार का नाटक करने की जरूरत नहीं है, तुम खुद अच्छी तरह जानती हो कि तुम कैसी हो। इतना कहकर मैं झाओ दानदान के साथ कार में बैठा और वहां से चला गया। उस रात मैंने झाओ दानदान को अपने माता पिता से मिलवाया। मेरे माता पिता अपनी होने वाली बहू से मिलकर बेहद खुश हुए। जब माँ ने मुझसे पूछा कि कॉलेज खत्म होने के बाद अब नौकरी कहाँ करूंगा, तब मुझे पता चला कि झाओ दानदान ने पहले ही मेरे लिए सब इंतजाम कर दिया था। उसने मेरी नौकरी के लिए मेरा रिज्यूमे एक अस्पताल में भेज दिया था, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अस्पताल में मेरी पहली ही मरीज सुवानवान बनने वाली है। वह गंभीर हालत में स्ट्रेचर पर पड़ी थी। काम के दौरान बिजली के खंभे से गिरने के कारण उसके शरीर पर काफी चोटें आई थीं। डॉक्टरों ने तुरंत उसका इलाज शुरू किया और कुछ समय बाद उसने धीरे धीरे आंखें खोली। मुझे सामने देखते ही उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह भावुक होकर बोली, निंगयांग तुम फिर मुझे बचाने आ गए, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मैंने बिल्कुल शांत होकर जवाब दिया, सो मैं यहाँ डॉक्टर हूँ, तुम्हें बचाना मेरा काम है, इसे लेकर कोई और मतलब मत निकालना। मेरी बात सुनकर सुवानवान वहीं चुप हो गई। उसके चेहरे पर उम्मीद और दर्द दोनों दिखाई दे रहे थे, लेकिन उस समय तक मेरी जिंदगी आगे बढ़ चुकी थी। सुवानवान अस्पताल में भर्ती थी और उसी दौरान मैंने झाओ दानदान के साथ शादी कर ली। शादी के बाद जब मैं अस्पताल में अपनी पहली ड्यूटी पर पहुंचा तो गलियारे से किसी के जोर जोर से झगड़ने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज सुवानवान की थी। वह सुहाव से कह रही थी, तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? मेरे सिर्फ दाईं पैर में चोट लगी है, फिर तुम मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हो? सुहाव ने बेहद बेरुखी से जवाब दिया, अब तुम खुद लंगड़ी हो चुकी हो। बिजली विभाग ने तुम्हें नौकरी से निकाला नहीं है, लेकिन तुम्हारा भविष्य तो खत्म हो ही चुका है। तुम्हें किस बात का भरोसा है कि मैं अब भी तुमसे शादी करूंगा? फिर उसने असली बात सामने रख दी। उसने कहा, और याद रखना, मुझे जेल पहुंचाने की पूरी योजना तुम्हारी ही थी। अब अगर तुम मुझे 10,000 युआन का मुआवजा नहीं देती तो मैं पूरी सच्चाई सबके सामने बता दूंगा। सुवानवान ये सुनकर टूट गई। उसने पूछा, सुहाव तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या तुमने मुझसे प्यार करने का नाटक किया था? सुहाव हंसते हुए बोला, प्यार? मजाक मत करो। अगर उस समय मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा भविष्य अच्छा है तो मैं तुम्हारे साथ प्यार का नाटक ही क्यों करता? अब तुम खुद लंगड़ी हो चुकी हो और मेरे किसी काम की नहीं हो। मेरे पीछे पड़ना बंद करो। मैंने आगे की बातचीत सुनना जरूरी नहीं समझा और वहां से चला गया। जिस आदमी के लिए सुवानवान ने मेरी जिंदगी बर्बाद करने तक की कोशिश की थी, अब वही आदमी उसे सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था। कुछ समय बाद अस्पताल में रात की ड्यूटी करने वाले एक सहकर्मी से मुझे पता चला कि इलाके में 10,000 युआन के लिए एक हत्या हो गई है। सबसे हैरानी की बात यह थी कि हत्या का आरोपी जिले का मशहूर इलेक्ट्रिशियन था। ये सुनते ही मेरे मन में एक नाम आया और मुझे अंदाजा हो गया कि आखिर क्या हुआ होगा, लेकिन अब वो मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं था। इस बार मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि सुवानवान और उसकी जिंदगी में होने वाली हर मुसीबत अब उसकी अपनी बनाई हुई थी।